नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। आज के हमारे इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे 11th क्लास की पॉलिटी का 5th चैप्टर जो कि है लेजिस्लेचर मींस विधायिका। इसके 6 to 7 पार्ट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं और ये इसका फाइनल पार्ट है, पार्ट 8। तो आइए देखते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो में हमें किन टॉपिक्स को कवर करना है। आज हम बेसिकली दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आखिरी के दो टॉपिक्स हैं और काफ़ी ज़्यादा माइनर रिलेवेंस रखते हैं, जिसके अंदर पहला है व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू एंड हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। यानी कि संसद के अंदर कुछ संसदीय समितियां होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, वो क्या होती हैं, उनका रोल क्या है और वो क्यों बनाई जाती हैं। इसके साथ हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट यानी कि संसद खुद को कैसे कंट्रोल करता है, वो खुद को कैसे रेगुलेट करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक, व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू। जब हम पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात करते हैं, संसदीय समितियों की बात करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है वो ये आती है कि असल में ये समितियां होती क्या हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज कहते किसे हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन के आंसर की तलाश करते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या हैं, तो आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती हैं वो पार्लियामेंट के ही जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि जिन्हें हम एमपी कहते हैं, सांसद कहते हैं, दोनों सदनों के या फिर किसी एक सदन के, या तो सिर्फ लोकसभा के या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों के, दोनों ही सदन या फिर सिर्फ एक सदन के कुछ एमपीज को निकाल करके, कुछ एमपीज को मिला करके एक छोटा सा ग्रुप बनाया जाता है जिसे पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं। और ये जो ग्रुप होता है ये किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है, किसी पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड हो सकता है। यानी कि जब ज़रूरत पड़ती है तो कई बार इन कमेटीज़ को एज पर द रिक्वायरमेंट बनाया जाता है। सपोज़ कि पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल आ गया जिसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए पूरे पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं है, या तो पूरे पार्लियामेंट के अंदर सभी के पास इतनी सूझबूझ और समझ नहीं है कि उस मुद्दे के ऊपर बहस कर सकें और उस मुद्दे के ऊपर कोई कानून बना सकें। तो ऐसे में एक कमेटी बना दी जाएगी जिस कमेटी के अंदर सिर्फ वो लोग होंगे जिनको उस विषय की, उस मुद्दे की, उस टॉपिक की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, जो स्पेशलाइज्ड हैं उसके अंदर, विशेषज्ञ हैं उस विषय के। उनकी एक कमेटी बना दी जाएगी, वो लोग उसके ऊपर गहन विचार विमर्श करेंगे, उसके सारे पहलुओं को, उसके सारे फैक्ट्स को वो जांचेंगे, पड़तालेंगे और फिर एक कंक्लूजन लेके निकलेंगे। उस कंक्लूजन को फिर वो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और पार्लियामेंट उसके ऊपर फिर वोटिंग करके या तो थोड़े बहुत उसके अंदर चेंजेस करके या तो उसके ऊपर बातचीत करके फिर उस बिल को पास कर देगी। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई जाती हैं। और पार्लियामेंट्री कमेटीज का मेन पर्पस क्या है? उसका मेन पर्पस है पार्लियामेंट को उसके कामों में हेल्प करना। क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो पूरे साल तो चलती नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर एक साल के अंदर कुछ सेशंस होते हैं, गर्मियों में, विंटर्स में, और इसके अलावा बीच में भी कई बार हो जाते हैं। तो 2 से 3 महीने पे या 4 महीने पे पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स एक साथ बैठते हैं काम करने के लिए, कुछ 15 20 25 दिनों के लिए। तो वो पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं। अब उन 15 20 25 दिनों में बहुत मुश्किल है सारे कामों को निपटाना। ऐसे में कमेटीज बनाई जाती हैं। ये कमेटीज पार्लियामेंट के ना चलने पर भी, यानी जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है तो भी ये कमेटीज बैक डोर पे काम कर रही होती हैं पार्लियामेंट के लिए। और इन कमेटीज के अंदर एमपीज ही होते हैं, यानी पार्लियामेंट के मेंबर्स ही होते हैं। इनके अंदर बाहर से किसी को नहीं डाला जाता। हाँ, एमपीज के साथ हेल्प करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और जो पार्लियामेंट के का सचिवालय है वहाँ के कुछ लोग होते हैं। इसके साथ साथ जो देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, पार्लियामेंट्स के एमपीज को जो उनके पर्सनल पीएज वगैरह दिए गए हैं, वो लोग इसके अंदर हेल्प करते हैं। बट कोई बाहर का इंडिविजुअल नहीं होता है। मिला जुला के पार्लियामेंट्री कमेटीज के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ही होते हैं। So, the parliament committees are a smaller, specialized group of members of the parliament appointed or elected to
scrutinize legislation, oversees government activities and handle detailed technical matters। यानी कि संसदीय समितियां कानून की जांच करने, सरकारी गतिविधियों की देखरेख करने और विस्तृत तकनीकी मामलों को संभालने के लिए या तो नियुक्त की जाती हैं या फिर चुने गए संसदीय सदस्यों के छोटे छोटे विशेष समूह होती हैं। ये है पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब जब हम पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात करते हैं तो इसके दो टाइप्स हैं। दो तरह की पार्लियामेंट्री कमिटीज हो सकती हैं मेजरली। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, यानी कि स्थायी समितियां। इसको आप परमानेंट कमेटी भी कह सकते हैं। परमानेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज वो पार्लियामेंट कमिटीज होती हैं जो पूरे एक साल के लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के सेशंस साल में एक बार साल में दो बार चल रहे हैं और हर साल इन कमेटीज को रिफॉर्म कर दिया जाता है। जैसे कि इस साल अगर पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो उस सेशन में किसी एक कमेटी को फॉर्म कर दिया गया, कोई एक कमेटी बना दी गई। अब दोबारा जब अगले साल पार्लियामेंट का वो वाला सेशन शुरू होगा, उस समय तक वो पार्लियामेंट्री कमेटी काम करेगी। जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि उस कमेटी को एक साल के बाद दोबारा से कंटिन्यू कर दिया जाए, रिकॉन्टिन्यू कर दिया जाए, उसको फिर से रिफॉर्म कर दिया जाए, या तो उसको हटा दिया जाए और दूसरी कमेटी बना दी जाए। ये भी पॉसिबल है। ठीक है। तो स्थायी कमेटियां लंबे समय के लिए काम करती हैं, यानी कि लगभग एक साल के लिए इनको बनाया जाता है और इसीलिए इनको परमानेंट कमेटी भी कहते हैं। इसके साथ दूसरी कमेटीज होती हैं आपकी एडहॉक कमेटीज, जिन्हें तदर्थ समितियां या फिर टेम्पोररी कमेटी कहते हैं। इन कमेटीज को लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं बनाया जाता है। ये कमेटीज बनाई जाती हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए। यानी कि मान लीजिए कोई एक ऐसा बिल आ गया जिसके ऊपर बहस करनी है और पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं है, तो वैसे में उस बिल के ऊपर काम करने के लिए, उस लॉ को बनाने के लिए, उस बिल के ऊपर काम करने के लिए टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए एक कमेटी बना दी जाएगी। उसको बोलेंगे एडहॉक कमेटी। जैसे ही वो बिल पास बन जाए हो जाएगा, कानून बन जाएगा, यानी कि उस बिल के ऊपर डिस्कशन का, उस बिल के ऊपर रिसर्च का काम जैसे ही खत्म होगा वो कमेटी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ एडहॉक कमिटीज होती हैं। अब ये जो दोनों ही कमिटीज हैं, स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी एंड एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि स्थायी संसदीय समिति और तदर्थ संसदीय समिति, इन कमेटीज को ऐसा भी हो सकता है कि इन कमेटीज में किसी एक हाउस के लोग हों और ऐसा भी हो सकता है कि इन कमेटीज में दोनों हाउस के लोग हों। ठीक है। तो इस तरह से एक और कमेटी हमारे सामने निकल के आती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वो कमेटीज होती हैं जिनके अंदर दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ठीक है। तो मेजरली दो ही तरह की कमेटियां होती हैं, स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी एंड एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटी। बट कुछ लोग ये कहते हैं कि तीन तरह की होती हैं, उसके अंदर एक जॉइंट कमेटी भी होती है। बट वो जॉइंट कमेटी भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर सिर्फ लोकसभा के लोग भी हो सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों तरह के हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि स्टैंडिंग कमेटी में सिर्फ लोकसभा के लोग हैं तो वो सिंपली स्टैंडिंग कमेटी कहलाएगी। लेकिन अगर किसी स्टैंडिंग कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के लोग हैं तो वो जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी कहलाएगी। ठीक है। तो इस तरह से कमेटीज जॉइंट भी हो सकती हैं और सिंगल भी हो सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, ठीक है, तो कॉम्पोजिशन की जब हम बात करते हैं तो समितियों में दोनों सदन के सांसद शामिल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों के हों। ठीक है जी। ये भी हो सकता है कि किसी एक के हों, ये भी हो सकता है कि दोनों के हों, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से भी हो सकते हैं। इसके साथ ही अलग अलग जो कमेटीज होती हैं उनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनका रेशो भी अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी कमेटी बनाई जा रही है, किस लिए बनाई जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो जो अकाउंट्स कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके अंदर टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। अकाउंट्स कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति, जो सारा अकाउंट्स मैनेज करती है। ठीक है। तो पैसे से रिलेटेड मामला है, और पैसे से रिलेटेड मामले जितने भी होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वहां पर लोकसभा के पास ज्यादा राइट्स होते हैं।
इसीलिए यहाँ पर लोकसभा के सदस्य भी इस कमेटी में ज़्यादा हैं। ठीक है। तो इस तरह से कॉम्पोजिशन अलग अलग कमेटीज़ के नेचर पर और उनके काम करने के तरीके पर या फिर उनके पर्पस पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही अगर हम अथॉरिटी की बात करें कि ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं इनके पास अथॉरिटी क्या है या फिर ये किस राइट्स किन राइट्स के अंडर काम करती हैं। सो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं इनको अथॉरिटी मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि पार्लियामेंट्री कमिटीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन है, संवैधानिक निर्माण है। ऐसा नहीं है कि उसको पार्लियामेंट अपनी मर्जी से बना रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में लिखा हुआ है। इवन अगर आप लोगों को कुछ मतलब याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बात की थी कि पार्लियामेंट के सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय पे कुछ कमेटियां बनाई गई थी पार्लियामेंट के अंदर। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ कमेटीज बनाई गई थी, अलग अलग समितियां बनाई गई थी जिन्हें संसदीय समिति कहा गया था, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज कहा गया था। तो वो कमिटीज और ये कमिटीज लगभग सेम ही हैं, क्योंकि उस टाइम पे संसद चल रही थी और वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये कमिटीज बनाई गई थी। अब संसद चलती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा बाकी दूसरे कानून बनाए जाते हैं, अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। तो ये कमेटियां अब वो काम करती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 105 यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105, इसके तहत सांसदों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं कमेटीज से रिलेटेड। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 118, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118, कार्य प्रणाली जो है यानी कि जो पावर है और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इन कमिटीज के, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, पार्लियामेंट की भी और कमिटीज की भी। ठीक है। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, उनका एक पर्पस होता है और वो पार्लियामेंट के लोगों द्वारा ही बनाई जाती है। अगला टॉपिक है हमारा, संसद खुद को कैसे कंट्रोल करती है। हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। सो जब हम बात करते हैं संसद के खुद के ऊपर कंट्रोल करने की, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि संसद के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं जिसके थ्रू संसद, दोनों जो हाउसेज हैं संसद के, लोकसभा एंड राज्यसभा, वो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। तो पहला तरीका तो वही है, जिस तरह से संसद के दोनों हाउसेज एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं उसी तरह से संसद खुद को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि दोनों हाउसेज से मिल करके ही संसद बन रही है। इसके अलावा संसद अपने आंतरिक नियमों, प्रक्रियाओं और समितियों की प्रणाली के माध्यम से भी खुद को विनियमित करती है यानी कंट्रोल करती है। यानी कि संसद के जो अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स हैं उसके थ्रू वो खुद को कंट्रोल करती है। ठीक है। जैसे कि अगर हम कमेटी की ही एग्जांपल लें, जो भी हमने कमेटी की बात की, तो संसद अगर कोई कमेटी बना रही है तो उस कमेटी के लिमिटेशंस, उस कमेटी के पावर्स, उस कमेटी का टेन्योर, सब कुछ पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है अपने रूल रेगुलेशंस के थ्रू, इंटरनल रूल्स के थ्रू, प्रोसीजर्स के थ्रू। तो वो कमेटी किसके लिए काम कर रही है? संसद के लिए काम कर रही है, यानी कि वो कमेटी तो संसद का ही हिस्सा है। तो जब उस कमेटी को कंट्रोल किया जा रहा है इंटरनल रूल्स के थ्रू, प्रोसीजर के थ्रू, तो इनडायरेक्टली संसद खुद को ही कंट्रोल कर रही है। इस तरह से संसद अपने आप को कंट्रोल करती है। कभी एक दूसरे हाउसेस के ऊपर वो जब उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली वो खुद को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब वो कमेटीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली वो खुद को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों की देख रेख जो होती है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स करते हैं, यानी कि जो अध्यक्ष हैं दोनों सदनों के। लोकसभा के अध्यक्ष को हम स्पीकर कहते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष को हम चेयरमैन कहते हैं। तो इस तरह से चेयरपर्सन या चेयरमैन और स्पीकर मिल करके इन सभी चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं और संसद के दोनों सदनों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। साथ ही जो ये पीठासीन अधिकारी हैं या फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो अध्यक्ष हैं और चेयरमैन हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष, इन दोनों के पास अपने अपने काम होते हैं, इन दोनों की अपनी ड्यूटीज हैं। और वो ड्यूटीज क्या हैं? हाउस के अंदर जो व्यवस्था है, जो पूरा सिस्टम है, उसको कंट्रोल करना, सुनिश्चित करना।
जो प्रोसेस है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनकी व्याख्या करना। ठीक है, यानी कि लोकसभा के अंदर क्या प्रोसेस फॉलो होगा, क्या रूल रेगुलेशन है, और जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनका मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में अंतिम फैसला लेना और एक तरीके से इनको सुनिश्चित करना, इनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका है? इन इन अध्यक्षों का ही है, जो दोनों हाउसेस को चला रहे हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को अगेन हम स्पीकर कहते हैं, और राज्यसभा के अध्यक्ष को हम चेयरमैन कहते हैं या फिर चेयरपर्सन कहते हैं। इसके साथ ही आगे देखते हैं, तो जो जो संसद है, संसद ने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए हैं, जिसके थ्रू उसने ये दिखाया है कि हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल है। जिसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। 90s के टाइम पर, 1980s में एक जो है कि सिस्टम था, यानी कि लोग क्या कर रहे थे उन दिनों, जो एमपीज थे वो क्या कर रहे थे कि वो किसी दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ते थे, जीत जाते थे, पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते थे। फिर किसी कारण से सामने वाली पार्टी ने अगर उनको कुछ अच्छा ऑफर कर दिया या फिर उनको कोई लालच दे दिया, तो वो अपनी पार्टी छोड़ करके उस पार्टी में शामिल हो जाते थे, यानी अपना दल बदल लेते थे। तो इससे क्या होता था कि जिस पार्टी में वो पहले थे, जिस पार्टी से वो पहले इलेक्शन जीते हैं लड़ करके, उस पार्टी ने तो अपनी सरकार बना ली। लेकिन अब एक एक करके जब इस तरह से उस पॉलिटिकल पार्टी से ये एमपीज उस पार्टी को छोड़ करके सामने वाली पार्टी में जा करके अगर शामिल हो जाएंगे, तो उस पार्टी की मेजोरिटी बढ़ जाएगी, और जिस पार्टी से ये निकल के आए हैं, जिसकी सरकार बनी हुई है, उस पार्टी की मेजोरिटी कम हो जाएगी। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट उसकी बनेगी, पार्लियामेंट में जो है कि नेता प्रधानमंत्री जो है वो बनेगा, जो मेजोरिटी वाली पार्टी का है। तो इस तरह से इस चीज़ ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की, और ये किसी एक पार्टी के साथ ये समस्या नहीं थी, ये सभी पार्टीज के साथ समस्या थी। तो सभी पार्टीज के लोग पार्लियामेंट में थे भी, तो उन सभी लोगों ने मिल करके 1980s में कानून बनाया, दल विरोधी कानून। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट 52, 52वां संशोधन, जिसके थ्रू ये तय कर दिया गया कि भैया कोई भी एक इंडिविजुअल जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जीत चुका है, वो दल बदलेगा, अगर अगर वो अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाएगा, तो उसकी जो सदस्यता है पार्लियामेंट की, वो भी खत्म हो जाएगी। उसको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, फिर से इलेक्शन जीतना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो एमपी नहीं रह जाएगा। इसी कानून को आगे चल करके और स्ट्रॉन्ग किया गया 2003 में, 2003 में कॉन्स्टिट्यूशन में 91st अमेंडमेंट किया गया, 51वां संशोधन। और उस संशोधन के तहत ये भी तय कर दिया गया कि अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा करता है, तो वो किसी मंत्री पद पर भी नहीं रह सकता है, उसको इलेक्शन जीतना पड़ेगा, फिर उसको कोई मंत्री पद या कोई दूसरी पोजीशन मिलेगी। तो मिला जुला करके इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया, जिससे कि पार्लियामेंट का प्रोसेस, पार्लियामेंट का काम करने का तरीका भी थोड़ा सा ठीक रहे। ठीक है, क्योंकि ऐसा होने से, जब ये दल बदल वाला सिस्टम चल रहा था, इस चीज को लेकर के एक मुहावरा भी उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ था, जो था आया राम गया राम, कि एक बंदा किसी एक पार्टी में आ रहा है और दूसरी पार्टी से जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इन सिस्टम्स को खत्म करने के लिए ये दो संशोधन हुए संविधान में, कानून बनाए गए, जिसने ये प्रूफ किया कि संसद खुद के लिए भी कानून बना करके, खुद के लोगों के लिए यानी एमपीज के लिए भी कानून बना करके खुद को नियंत्रित कर रही है और कर सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी था, और संसद द्वारा खुद को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत अच्छी पहल भी थी। इसके साथ ही संसद के पास कुछ बहुत विशेष अधिकार होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स होते हैं जिनका यूज करके वो खुद को कंट्रोल कर सकती है, खुद को सही काम करने के लिए मजबूर कर सकती है। संसद को सदन की गरिमा और सुचारू कामकाज को बनाए रखने के लिए विशेष अधिकारों के उल्लंघन के लिए सदस्यों या बाहरी लोगों को दंडित करने का भी अधिकार है। यानी कि पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू पनिश मेंबर और आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ
और कंटेम्प्ट ऑफ मेंटेन द डिग्निटी एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। यानी कि बाहर का कोई इंडिविजुअल अगर पार्लियामेंट से रिलेटेड किसी विशेष अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो पार्लियामेंट जो है वो उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकती है। इवन एक मजे की बात यहाँ पे ये है कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं ना, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर आप एक बार आपने एंट्री ले ली, पार्लियामेंट के दरवाजे एक बार बंद हो गए, सेशन शुरू हो गया, तो उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर रूल रेगुलेशन पॉलिसी कानून सब पार्लियामेंट का चलेगा। ठीक है। इवन जो एमपीज हैं, आपने देखा होगा बहुत बार जब सेशंस चल रहे होते हैं तो एमपीज एक दूसरे को गाली गलौज कर देते हैं, एक दूसरे को गलत वर्ड से जो है कि एड्रेस करते हैं, या एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंक देते हैं। ठीक है, कुछ गलत इशारे कर देते हैं। तो इन चीजों की कार्रवाई बाहर आकर के नहीं होती है। सवाल आता होगा ना दिमाग में कि भाई अगर एक एमपी ने दूसरे एमपी को कुर्सी फेंक के मार दी तो उस एमपी ने बाहर आकर के केस क्यों नहीं किया उसके ऊपर? क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। पार्लियामेंट के अंदर जब ऐसा कुछ हो रहा है तो ये एमपीज का विशेषाधिकार है कि पार्लियामेंट के अंदर होने वाली बातचीत के बिना पर या उनके बेस पर बाहर उसके ऊपर कोई केस फाइल नहीं होगा। और अगर किसी ने गलती से कभी ऐसा कर भी दिया तो वो मान्य ही नहीं है। ठीक है। अगर लोकसभा में ये हो रहा है तो लोकसभा के स्पीकर उस पर फैसला लेंगे, अगर राज्यसभा में हो रहा है तो राज्यसभा के चेयरमैन उस पर फैसला लेंगे। इवन अगर किसी एमपी के ऊपर बाहर मान लीजिए कोई एक दूसरा केस चल रहा है, उस केस में किसी एमपी का नाम आ भी गया तो पुलिस डायरेक्ट उस एमपी को नहीं अरेस्ट कर सकती, या पुलिस डायरेक्ट उस एमपी से जाकर के पूछताछ नहीं कर सकती। पहले पुलिस को जिस सदन से भी वो एमपी बिलोंग करता है, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर या चेयरमैन, उनको एक तरीके से इन्फॉर्म करना होगा, या फिर ये कह लीजिए परमिशन लेनी होगी। उसके बाद ही वो उससे बातचीत उस एमपी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरह से पार्लियामेंट के मेंबर्स को बहुत सारे स्पेशल राइट्स होते हैं जिसका यूज करके वो अपने कामकाज को बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीजें इसीलिए हैं जिससे कि किसी एमपी के ऊपर दबाव ना रहे, प्रेशर ना रहे। ठीक है, कि वो प्रेशर में रह के काम ना करे, वो फ्री होके काम कर सके। हालांकि ये सारी चीजें इसलिए हैं ताकि वो पॉजिटिवली अच्छे काम करें, बट अनफॉर्चुनेटली कई बार इसका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए भी होता है। ठीक है। तो यहाँ से ये दो चीजें थी कि संसद किस तरह से खुद को नियंत्रित करती है, और संसद के अंदर जो कमिटीज होती हैं वो क्यों बनाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यहाँ पे ये लेसन जो चैप्टर 5 है हमारा वो कंप्लीट होता है। अगर आपको चैप्टर और वीडियो दोनों समझ आए हों, अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।